everyone, this is your educator Urviza Mishra and I teach you science on Let's Crack 9, 10, 10 CBSE. गाइज आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ योर एग्जाम्पलर सीरीज, यानी कि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक कर लिया था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर का, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पलर के कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। इस वीडियो के जरिए मेरा एम है कि जो बच्चे एग्जाम्पलर नहीं करके जान जाते, एग्जाम्पलर जिनको बहुत ही बोरिंग लगती है, जिनको बहुत थकान होती है एग्जाम्पलर देखने में, एटलीस्ट दे डू इट, they just see the live video solution of the exemplar problems. So this is my aim, and with this let us start today's class. Guys, you are on India's largest learning platform. अगर अभी तक आप मुझसे प्लस पे नहीं जुड़े हो तो प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ, क्योंकि प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपको मेरी क्लासेस के साथ साथ उसके कंटेंट मिलते हैं, उसकी क्विजेस मिलती है और आप ऑल इंडिया लेवल के बच्चों के साथ compete कर पाते हैं। अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस का सब्सक्रिप्शन काफी बजट फ्रेंडली है। अगर आप 3 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 3 इयर्स का, मतलब इंडिया की बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं उनसे, और आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप 3 इयर्स के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना है 36,000, यानी कि 36,000। लेकिन ये 36,000 से भी कम आपको पे करना पड़ेगा, 32,400, अगर आप अपनी फेवरेट एजुकेटर उर्विजा लाइव का रेफरल कोड यूज कर दें। मेरा रेफरल कोड है उर्विजा लाइव, कैपिटल में लिखिएगा, डायरेक्ट 10% ऑफ मिल जाएगा और आप मेरी भी हर क्लासेस ले सकते हैं। गाइज, अनअकैडमी ने अभी एक और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑनलाइन एजुकेशन में पर्सनल मेंटोरिंग की भी जरूरत है, जिनको ऐसा लगता है कि उनको एक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनको एक गाइडेंस की जरूरत है प्रॉपर, जस्ट लाइक देयर स्कूल एजुकेटर, स्कूल के टीचर। स्कूल में भी टीचर्स इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं कर पाते बिकॉज देयर आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 50 बच्चे होते हैं। बट हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू इज वी आर गोइंग टू गिव अ पर्सनल मेंटर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल मेंटर होगा जो उसकी स्ट्रैटेजी बताएगा, जो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बताएगा, जो उसको गाइड करेगा उसके एग्जाम को क्रैक करने में, उसको टॉप करने में। यू जस्ट हैव टू टॉक, यू कैन टॉक टू दैट एजुकेटर वेन एवर यू वॉन्ट, बिकॉज दैट एजुकेटर विल बी योर पर्सनल मेंटर एंड लाइव डाउट सोल्यूशन मिलेगा आपका। जो भी आपको डाउट है उसी वक्त आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके पेरेंट को कई बार लेफ्ट आउट सा फील होता है इन ऑनलाइन एजुकेशन। वैसे तो क्या होता था, जाके बोल दिया करते थे इनको तो थप्पड़ लगा दो अगर पढ़े ना तो। और आपके टीचर्स को भी कई बार ऐसा लगता है कि किसको कंप्लेन करें इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अगर कोई दिक्कत है आपकी एजुकेशन में तो किसको, कोई मैच्योर इंसान जिसको बताया जाए। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स को आपकी वीकली रिपोर्ट जाएगी, जिससे कि उनको पता चलेगा कि उसका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पेरेंट्स आपके एजुकेटर से आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकते हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं ये भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ प्लस के सभी बेनिफिट्स तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, जिसके साथ आप लोगों को ना कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा लेफ्ट आउट सा नहीं फील होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है स्टार्टेड बाय अनअकैडमी। अगर आप प्लस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 83,000 रुपीज है 4 साल के लिए। अगर आप 9, 10, 11, 12 4 साल आपका बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा तो उसके लिए सिर्फ आपको 83,000 रुपीज पे करने हैं। सोचिए 3 साल का अगर आप 10th में हैं तो आप 66,000 रुपीज भी पे कर सकते हैं। सोचिए आपको एक बेस्ट एजुकेटर मिल रहा है। 11th 12th में कितने हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छा एजुकेटर ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अच्छा एजुकेटर, अच्छे क्लास टीचर्स ढूंढने के लिए आपको नहीं परेशान होना है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले मैंने ये आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल इंक्लूड की है। इसकी एक वजह है क्योंकि कई बच्चों को पीरियोडिक टेबल ही नहीं आ रही है, याद ही नहीं हो रही है। मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल लर्न करने का जो मैंने तरीका अपनाया था वो यही था, ह ही ली बे बक नौफ ने ना मग आल सी पस कल अर का। आपको सिर्फ कैल्शियम तक लर्न करना है और आप ये पीरियोडिक टेबल ना अपनी कहीं भी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन सा है, नॉन मेटल्स कौन से हैं, अदर नॉन मेटल्स कौन से हैं, हेलोजन्स कौन सा होता है।
अच्छा, एल्काली अर्थ मेटल क्या होता है, एल्कलीन अर्थ मेटल क्या होता है? तो जो ग्रुप फर्स्ट का है होता है ना, उसको एल्काली अर्थ मेटल कहते हैं, एल्काली मेटल क्या आ जाता है, और जो ग्रुप 2 के होते हैं उसको एल्कलीन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है ना। जो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल की बच्चे एक खासियत होती है कि ये कलर्ड शो करते हैं, यानी कि इनकी ऑक्साइड्स ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, रिएक्शन में कलर देते हैं ये ना। अभी आप बात कर सकते हैं मेटलॉइड्स की, जो आपको ये दिख रहे हैं थोड़े पर्पल से कलर में, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके मेटलॉइड्स। इनको सेमीकंडक्टर्स की तरह भी यूज किया जाता है ना। जो नीचे वाली आप दो पीरियड्स देख रहे हैं, ये इनका नाम है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। आपके पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 पीरियड होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और 18 ग्रुप होते हैं, जब जो कि आप लोगों को ये बीच वाले ग्रुप, आप कैल्शियम तक के बीच वाले ग्रुप आपको छोड़ने हैं, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज इनसे नहीं मैच करती है, ट्रांजिशन मेटल थे, इसीलिए इनके साथ कंटिन्यूएशन में इसको नहीं रखा गया। और 12th क्लास तक भी आपको जिंक तक ही याद करना होता है, उससे ज्यादा नहीं याद करना होता। ये जो नीचे आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, मेट्रेनियम एंड ये डेमस्टेडियम, ये सभी क्या है, ये सभी अननोन एलिमेंट है। इनके बारे में अभी और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक नहीं पता चला है ज्यादा कुछ। तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही, आप देखेंगे ना 115 एलिमेंट्स आपको दिखेंगे इसमें टोटल। बच्चे कहेंगे मैम ये तो 118 है। कुछ एलिमेंट्स जो अननोन है, उन जो नहीं खोजे गए, उनका नंबर नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स दिखेंगे। एंड गाइस ये सभी आपको नहीं याद करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे सभी के सभी एलिमेंट्स लर्न करके बैठ जाते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। इतनी इन एलिमेंट, सभी एलिमेंट को लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक पूछा जाएगा, और 12th क्लास तक का भी सिलेबस सिर्फ और सिर्फ जिंक तक का है। तो जितने भी अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगे ना, वो इन्हीं इसी पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे आप कर लोगे। नहीं किया पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल लर्न करो, एटॉमिक नंबर याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वाली बातें याद कर लो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। नाउ एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाते हैं। और मेटल क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं आपकी बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल आपकी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अभी आपने पीछे पीरियोडिक टेबल देखी और आपने उसमें नॉन मेटल्स देखे। इनमें से आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स कौन होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं बच्चे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4 से ज्यादा। ये सबसे बेसिक चीज है, जिसके आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ आपसे पूछा है कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। आप सिर्फ एटॉमिक नंबर से नहीं पता कर सकते कि वो नॉन मेटल हुआ कि नहीं, आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होगी। आउटर मोस्ट शेल का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होगी ना। आप 7 लिखते हैं, 7 का लिखिए आप 2 एंड 5। आउटर मोस्ट में 7 यानी 5 है, यानी कि 4 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस इज ओनली योर नॉन मेटल। बाकी का 3 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 और 1। आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 से कम वाले क्या होते हैं? 4 से कम वाले मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 4 से कम अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है तो दैट एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन। 12 की देख लेते हैं, 12 को लिखिए। 12 को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2, 8 और 2, जो कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा ना कि गेन करेगा, इसलिए ये भी नहीं है आपका नॉन मेटल। डी पे आते हैं, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। 19 को भी आप जब अरेंज करेंगे ना बच्चे, तो आप देखेंगे 2, 8, 8 और 1। आउटर मोस्ट में 1 है, 4 से कम है, यानी कि लूज करेगा। इट इज नॉट एट ऑल अ नॉन मेटल। 22nd क्वेश्चन आपसे बात कर रहे हैं। 22nd क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है, इज हार्ड एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये हार्ड भी है और ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड भी बना रहा है, एंड कोवेलेंट हेलाइड्स भी बना रहा है, यानी कि कोवेलेंट किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाउ टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द एलिमेंट बिलोंग्स। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 14 आपको पता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता होती तो तुम्हें पता लग जाता कि किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, दे आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन। एटलीस्ट आपको 20 तक तो करना ही है ना। तो जब आप एटॉमिक नंबर याद करेंगे, ह ही ली बे, आई थिंक माई हैंड्स आर विजिबल, हाँ विजिबल, ह ही ली बे ब
क न ऑ फ ने ना मग आल सी, 14th नंबर पे सी आया, यही तो सिलिकॉन है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे कर सकती हूँ ना। 14th नंबर पे सिलिकॉन आया तो सिलिकॉन इज मेटलॉइड। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं कि यार ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है कि कोवेलेंट हैलाइड बना रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेटलॉइड ही है, ठीक है। जो मेटलॉइड होते हैं ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी। कोवेलेंट ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, तो इसलिए ये कोवेलेंट एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं नॉन मेटल्स की तरह, ओके। So because their behavior is same as their behaviors is like metals also and it is like non-metals also। तो आपको पता होता अगर नंबर, एटॉमिक नंबर से ही आप कर लेते, आपको हैलाइड वेलाइड पे जाना ही नहीं था। ये बोल रहा है कि ये जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपको फिगर दे रखी है 1 2 3 4, इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक रेडियस नापने की। तो पहली फिगर बच्चा आपको दिखा रखी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक ये आया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर है आपके पास, न्यूक्लियस से लेके ये इस के शेल तक आया, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियस इसने नापा है, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियस का ही रेडियस नाप रहा है। रेडियस नापने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू रीच टिल सम शेल, किसी शेल तक तो पहुंचना पड़ेगा ना आपको। ये कोई किसी शेल तक नहीं जा रहे, तो न्यूक्लियस की ही रेडियस नाप के बैठ गया। न्यूक्लियस की रेडियस इज नॉट एटॉमिक रेडियस, गॉट इट। नाउ थर्ड फिगर इज, ये परफेक्ट है। ये न्यूक्लियस से शुरू हुआ, KLM शेल तक इसने रेडियस नापा, ठीक है। एंड फोर्थ बोल रहा है कि ठीक है L और M के बीच का डिस्टेंस ये रेडियस है, तो ये बिल्कुल भी रेडियस नहीं है, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। अगर एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं तो ये भी ठीक रेडियस है। अगर K शेल तक अगर आपका होता तो ये भी रेडियस ठीक है और ये भी रेडियस ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन सेकंड और थर्ड को सही बता रहे हैं वही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग क्या बच्चे कि which of the following does not increase while moving down the group of a periodic table। ग्रुप हमेशा वर्टिकल को बोलते हैं एंड पीरियड हमेशा हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं। नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस कि कभी पीरियड को ग्रुप लिख दिया और ग्रुप को पीरियड लिख दिया, ऐसा नहीं करिएगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे और सारा का सारा कॉन्सेप्ट ना गोल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसी चीज पे बेस्ड है कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। अगर यही भूल गए तो तुम्हारा तो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो ग्रुप याद रखो कि नीचे जाने को ग्रुप कहते हैं। नाउ ये बोल रहा है कि जब डाउन जाते हैं हम ग्रुप में तो क्या चीज नहीं बढ़ती। आपको पता है कि जब पहला ग्रुप होता है उसके पास सिर्फ एक ही शेल होता है पहले ग्रुप में, यानी कि पीरियड 1 में। फिर नीचे जाओगे तो पीरियड 2 में पहुंच जाओगे, तो दूसरे पीरियड में 2 शेल्स होती हैं। नीचे जाओगे तो तीसरे पीरियड में चले जाओगे, यानी कि 3 शेल होती है। जब हम नीचे जाते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। इसी नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने पे सारी प्रॉपर्टी बेस्ड है। मेटेलिक कैरेक्टर हो, चाहे रिएक्टिविटी हो, चाहे साइज हो, कुछ भी हो, इसी शेल के बढ़ने पे ही बढ़ रहा है सब कुछ। पहला है तो आपका K शेल होगा, दूसरा है तो KL होगा, तीसरा है तो KLM शेल हो जाएगा, ठीक है। इतने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं आपके। अब इन्हीं पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर शेल बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा डज नॉट इंक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज करता है, तो इस पे आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि जब शेल बढ़ेगा तो साइज भी तो बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो इस पे आप नहीं टिक कर सकते। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। मेटेलिक कैरेक्टर यही होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। अभी जब शेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से वो दूर जा रहा है। न्यूक्लियस ही तो वो फोर्स था जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के बैठा था। अब जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान। तो ये भी करेक्ट है आपका, मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ता ही है, नॉट वाली तो बात ही नहीं है कुछ। वैलेंसी होती है कि नहीं। नाउ व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी किस चीज पे बेस्ड होती है। वैलेंसी बेस्ड होती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रुप 1 का है ना तो सभी के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ग्रुप 2 का है तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंसी तो इसी चीज पे बेस्ड होती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर ऊपर से नीचे तक सभी के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो कैसे वैलेंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो ये वाली चीज है करेक्ट। वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते ही होते हैं, तो इसको नहीं टिक कर सकते आप। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। Question 25th is saying that on moving from left to right in a periodic table में left से right की ओर जाते हुए the size of the atom A increases, B decreases, C does not change appreciably, D first decreases and then increases. So the question is very clear. बोल रहा है आपसे कि जब आप एक पीरियड में, जैसे कि पीरियड आपने 1 पकड़ लिया, पीरियड 2 पकड़ लिया, चलो जिसमें 2 शेल होंगे, पीरियड 2 में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लिथियम से नियॉन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ने वाला है एटॉमिक साइज के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि एक पीरियड में शेल नंबर सेम होगा, नीचे जाएंगे तो शेल बढ़ता है, इधर सबके पास 2-2 ही शेल होंगे, सभी के पास 2-2 ही शेल हैं, लेकिन कौन सी चीज बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो आउटर मोस्ट शेल बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ेगा आउटर मोस्ट शेल में। यानी कि अगर इसके पास लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आपका जो इलेक्ट्रॉन जो था, अगर बीच में प्रोटॉन है, प्रोटॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से जोर लगाता है प्रोटॉन की तरफ जाने के लिए। अभी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे प्रोटॉन की तरफ जाने के लिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंदर की तरफ का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सभी लोग अपना जोर लगा रहे हैं अपने शेल को छोटा करके प्रोटॉन की तरफ जाने के लिए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट से राइट मूव करते करते साइज छोटा होता रहता है, तो साइज इज डिक्रीजिंग, ठीक है, साइज इज डिक्रीजिंग। देन इंक्रीजिंग वाला केस आप नहीं करेंगे, बिकॉज आपको सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, जो है कि आखिरी का जो आपका इनर्ट गैस का ग्रुप है, क्योंकि वो स्टेबल रहता है। इनर्ट गैस वाले जो ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 18, वो स्टेबल रहते हैं, उनको छोटा या बड़ा होने से कोई भी मतलब नहीं है। तो वो 7 वाले जो 17वें ग्रुप का है ना, उससे थोड़े से बड़े होते हैं। यानी कि अगर फ्लोरीन अगर 17th ग्रुप में है तो फ्लोरीन तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। लिथियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा सा जोर लगा रहा था। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं और वो बहुत अंदर आ रहे हैं। लेकिन नियॉन को जोर नहीं लगाना है, नियॉन को ना अपना साइज छोटा करना है ना ही बड़ा करना है। नियॉन जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल गैसेस में से आता है। तो नियॉन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कौन से ऐसे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनका साइज पीरियड में सबसे छोटा होता है, तो हर पीरियड में जो आखिरी वाला जो वो होता है ना 17th ग्रुप वाला बंदा सबसे छोटा होता है। जैसे पीरियड 1 की बात आपने की तो उसमें फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। इसी तरह आपने अगर पीरियड 2 की बात की, देखो मुझे फिर से याद करना पड़ता है, बकनॉफ ने नामक आलसीपस कल अर, यानी कि क्लोरीन सबसे छोटा होगा दूसरे पीरियड में। इस तरीके से पीरियड वाइज आपके साइज छोटे होते हैं। तो हेलोजन होता है जो 17वें ग्रुप का, जो 17th ग्रुप होते हैं ना, उनको हेलोजन कहा जाता है। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में पीछे आपको दिखाया भी था हेलोजन कौन कौन से होते हैं। लेट मी शो यू अगेन। देखो ये सभी हेलोजन है आपके, जो आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटीन है, ये सभी आपके हेलोजन होते हैं। और ये हेलोजन का साइज ना बच्चा सबसे छोटा होता है हर पीरियड में। पीरियड 1 की, अगर पीरियड 2 की बात करें तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, पीरियड 3 की बात करें तो क्लोरीन सबसे छोटा होगा, पीरियड 4 की बात करें तो आप ब्रोमीन सबसे छोटा होगा,
पीरियड 5 की बात करें तो आयोडीन सबसे छोटा होगा, पीरियड 6 की बात करें तो एस्टेटीन सबसे छोटा होगा, ठीक है। एंड अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, क्योंकि तुमको पता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल बढ़ रहे हैं, तो शेल बढ़ता जाएगा, तो ये इसके कंपैरेटिवली क्लोरीन ज्यादा बड़ा होगा, क्लोरीन के कंपैरेटिवली ब्रोमीन ज्यादा बड़ा होगा, ब्रोमीन के कंपैरेटिवली आयोडीन ज्यादा बड़ा होगा। गॉट इट? ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो है दिस वी हैव डन ना, राइट? या आई थिंक आई हैव डन इट, नहीं किया क्या? हाँ कर लिया। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following set of element is written in order of their increasing metallic character? Now metallic character किसके ऊपर बेस्ड रहती है? metallic character इस चीज पे बेस्ड होती है, metallic character मतलब कि कितना जल्दी तुम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, जितना जल्दी तुमने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तुम उतने ही अच्छे मेटल कहलाओगे। तो इनमें से मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और अभी इलेक्ट्रॉन लूज करना भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रोटॉन से कितना दूर है आउटर मोस्ट। अगर प्रोटॉन से बहुत दूर है तो वो तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन अगर प्रोटॉन के पास है तो वो थोड़ा तो टाइम लगाएगा ज्यादा। तो इनका आपको कौन कौन से मेटल्स हैं, आपके पास मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तुमको पता होना चाहिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का, क्योंकि तुमको उसके शेल देखने हैं कितने शेल हैं, और शेल देखने के बाद तुमको ये देखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली जल्दी लूज करेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो देर में लूज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, पहला है आपके पास बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी कि इसके पास कौन से शेल होंगे? इसके पास होगा एक, देखो लिखो ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 और 2, 2 ही शेल होंगे इसके पास, 2 शेल होंगे, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसको अरेंज करिए, इसको अरेंज करेंगे 2, 8 और 2, यानी कि ये प्रोटॉन से तीसरे शेल में प्रेजेंट है, 3 शेल हो गए इसके पास, पहले में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा और आउटर मोस्ट में 2 होगा, ठीक है। तो आपको पता है शेल बढ़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑब्वियसली बेरिलियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ये देखना है कि कैल्शियम अगर मैग्नीशियम से जल्दी कर देगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 को अरेंज करो, 2, 8, 8 और 2, इसके पास नंबर ऑफ शेल हो गए 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ शेल हो गए, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन से अभी 4 शेल दूर है, 4 शेल की दूरी पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना इज ऑब्वियसली इजियर। तो ये जो आपका ऑप्शन ए था ना वो सही था, कैल्शियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम प्रोटॉन के ज्यादा करीब है, तो जो ज्यादा करीब होता है दिल के उसको प्रोटॉन जल्दी लूज नहीं होने देता। प्रोटॉन समझ लीजिए दिल है, जो हमारे दिल के ज्यादा करीब होता है हम उसको जल्दी दूर नहीं जाने देते हैं, और जो हमारे दिल से ज्यादा दूर होता है उसको हम कहते हैं ठीक है चले जा। और अगर एक चीज गंवानी होती है तो हम कहते हैं ठीक है, अगर 2 चीज गंवानी होती है तो हम थोड़ा सोचते हैं, 3 अच्छी चीजें गंवानी होती है तो थोड़ा सा और सोचते हैं, 4 अच्छी चीजें गंवानी होती है तो कहते हैं शेयर कर लेते हैं, 5 अच्छी चीज गंवाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हम कहते हैं कि तू हमारे पास आ जा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन सी चीज गंवाने की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, चीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और गंवाना मतलब डोनेट करना और दूसरे के साथ छीनना, यानी कि गेन करना बोल रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ 27 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वो बोल रहा है, ये थोड़ा सा ये वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये अभी उसकी तरह नहीं चलेगा जैसा आपका वो चल रहा था, क्या कहते हैं एमसीक्यूज टाइप। अब आगे वाले क्वेश्चन सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आएंगे, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी, किसी को भी बोर नहीं होना है, बिकॉज ये आपके एग्जाम्पलर का लाइव सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो आपको समझना है चीजों को एंड देन आपको आंसर करना है। तो द 3 एलिमेंट्स A, B and C विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव एटॉमिक नंबर। A, B, C हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इनके एटॉमिक मास है रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, यानी कि A का X है, B का Y है एंड C का क्या है Z है, इनके एटॉमिक मास है रिस्पेक्टिवली। द मास ऑफ Y इज अप्रोक्सीमेटली, जो Y का जो मास है वो इक्वल है एवरेज मास ऑफ X एंड Z। X और Z के एवरेज मार्क्स मतलब इतने के बराबर है। तो सच इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज, ये कौन से एलिमेंट का अरेंजमेंट है, एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच सेट ऑफ एलिमेंट्स, और ऐसे एलिमेंट्स का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। तो जो पहला सवाल है सच इज एन अरेंजमेंट ऑफ कॉल्ड, तो अगर आपने डॉबरेनियस के बारे में सुना होगा, DOBEREII
NERS। डॉबरेनियस जो थे वो बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं मौजूद जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मास नॉट नंबर, नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही आया था, नंबर की बात उन्होंने नहीं की। अगर जितने भी मौजूदा एलिमेंट्स हैं उनको मैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दूं तो इनमें से मुझे तीन तीन के ग्रुप मिलते हैं। तीन तीन के ऐसे ग्रुप मिलते हैं मुझे जो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और एक और चीज मुझे सब उनके बारे में पता चली, और वो ये कि जो उनके बीच में जो बीच वाला, जैसे कि इंक्रीजिंग पे मैंने रखा, इंक्रीजिंग जैसे कि अगर ये 2 किलो का था तो ये 5 किलो का था, ये 7 किलो का था। तो जो बीच वाला जिसका मास जो बीच में आता है वो जो है ना, उसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एवरेज जैसा था, यानी कि इन दोनों का मीन, समझ गए, इन दोनों के मास का एवरेज, यानी कि इन दोनों के मास का मीन था। तो ये एक एलिमेंट है, वही सब चीजें जो ये बता रहे हैं ना कि जो एटॉमिक मास है बी का वो बराबर है एक्स और जेड के। तो ये यही कहना चाह रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉबरेनियस ट्रायड। ये डॉबरेनियस ट्रायड का एग्जाम्पल है। और अगर आप इसका एक वो पूछना चाह रहे हैं कि इसका ऐसे एलिमेंट का कोई एग्जाम्पल दे दो, तो ऐसे एलिमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो ये है, आपने सुना होगा स्ट्रोंशियम के बारे में, एंड देन कैल्शियम एंड बेरियम, राइट, बेरियम, जिसका कि अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 एंड बेरियम का होता है आपका 137। ये भी डॉबरेनियस ट्रायड का एग्जांपल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अगर आप कैल्शियम के मास को बेरियम के मास में ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मास है ना वो 88 के करीब आएगा। चाहे तो कैलकुलेट करके देखिए, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 177/2, which is again equal to 88.5. So it is approximately equals to the weight of strontium. तो ये भी आपका डॉबरेनियन ट्रायड का एक एग्जांपल है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और दिस अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज डॉबरेनियन ट्रायड। ऐसे ट्रायड्स को जो 3 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा जाए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जो बीच वाला एलिमेंट आता है उसका वेट, उसका मास बाकी के ऊपर वाले 2 के मास के एवरेज का होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज सेइंग दैट एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एलिमेंट हैं जिनको कि ऐसे सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ऐसे अरेंज किया गया है और इनको इनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया गया है, यानी कि जो फ्लोरीन का एटॉमिक मास है वो सोडियम का ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन का ज़्यादा है, फिर फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का एंड देन क्रिप्टन का। तो इस तरीके से बोला गया है, इसमें बोला गया है पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनमें से 2 ऐसे एलिमेंट उठाओ जिसकी प्रॉपर्टीज सेम हो। तो जब भी आपको पता है कि कैल्शियम से कम की बात की है, अभी तक आप कैल्शियम तक आए ही नहीं हैं, अभी तक आप कैल्शियम तक नहीं आए, तो इन ऐसे चीजों में आपको कौन हेल्प कर सकता है? ऐसे चीजों में आपको हेल्प कर सकता है न्यूलैंड भाई साहब। न्यूलैंड ऑक्टेव का जो लॉ है, न्यूलैंड की जो ऑक्टेव का लॉ आप यूज कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने बोला था कि जो अगर मैं एक एलिमेंट को, इस एलिमेंट को 1 रखता हूं और जो इसका 8वां एलिमेंट होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज से मिलती है, यानी कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो आप अगर फ्लोरीन को एलिमेंट 1 लेंगे, ठीक है, 2 सेट ऑफ उठाना है आपको, फ्लोरीन को एलिमेंट 1 लो तो इसका 8वां क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी कि क्लोरीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन दो जोड़े बन गए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग। देन सेकंड इज सेइंग कि
अच्छा, फिर अगर आपने सोडियम को पहला माना तो दूसरा कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इसके सोडियम के साथ कौन जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ जुड़ जाएगा आपका, ओके 1 सेकेंड, ओके दिस इज नॉट क्रिप्टन, आई एम सो सॉरी, इट इज पोटेशियम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एंड, बट ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती है आपके उसके साथ, किसके साथ? आर्गन के साथ। इट विल मैच विथ सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैच करेगी पोटेशियम के साथ, बिकॉज दे आर मेटल्स। तो पहले वाले में तो आप उठा सकते थे न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट दूसरे में नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सोडियम में आपने नहीं कर पाए क्योंकि सोडियम का नहीं बैठा उसके साथ। तो आप इसको किसके साथ करोगे? सोडियम को रखोगे पोटेशियम के साथ। पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। नाउ बी है, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ऐसा कौन, ये जो सेट है ये कौन सा लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, आई थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस। मैं कैसे नहीं कैलकुलेट कर पा रही हूँ? ओके फाइन फाइन फाइन, एवरी 8th एलिमेंट इट इज सेइंग ना, तो आप ऐसे करिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो ये इसके साथ करेगा एंड ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बीच में, कुछ और उनको रखना चाहिए था, अदरवाइज ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से कर सकते थे आप, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ तो सही चल रहा है, बट सोडियम के साथ थोड़ा सा इन्होंने बीच में कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया। आई थिंक आर्गन नहीं होता तो शायद सही हो जाता। 29th क्वेश्चन is saying कि can the following group of element be classified as Doberanus triad? क्या ये जो एलिमेंट है इनको आप ड्रॉबरेनियस ट्रायड कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं इनके। आपको डॉबरेनियस ट्रायड कैसे पता लगता है? अगर ये ऐसे अरेंज्ड है, पहले तो आप इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करो। सोडियम का एटॉमिक मास इन्होंने दे रखा है 23, फिर सिलिकॉन का इन्होंने 28 दे रखा है और क्लोरीन का 35। तो सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन आप ऐसे अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन का एटॉमिक मास है यानी कि 28, ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास का एवरेज, यानी कि सोडियम का कितना है 23 और क्लोरीन का कितना है 35। तो 23 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आना चाहिए 28 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो 23 प्लस 35 इज इक्वल टू 58 and when you divide it by 2 it will become 29 which is approximately equal to 28। तो ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। ये तो आपका सही है। नेक्स्ट अगर आप चेक करें सो आपका है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है? बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, तो पहले रख सकते हैं आप। मैग्नीशियम को दूसरे नंबर पे रख सकते हैं बिकॉज इसका 24 है, और कैल्शियम को आप रख सकते हैं लास्ट में क्योंकि इसका है 40। तो ये अगेन आपको ऐसे बताना है कि 9, 24 और 40, इनका जो 9 और 40 का जो एवरेज है वो 24 के बराबर आना चाहिए, 24 के अराउंड आना चाहिए। जरूरी नहीं कि 24 ही आए, आसपास आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। तो 40 प्लस 9 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 24.5, राइट। 20 अगर 50 होता तो 25 आ जाता, 49 है तो 24.5 आएगा। तो इट इज ऑल्सो अराउंड मैग्नीशियम। तो ये दोनों के दोनों डॉबरेनियस ट्रायड हैं। हमने ये कह दिया, हमने मान लिया कि दोनों के दोनों डॉबरेनियस ट्रायड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30th एंड इट इज सेइंग कि इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज थे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, लेकिन जो कोबाल्ट था जिसका कि एटॉमिक नंबर था 53 वाज प्लेस्ड बिफोर निकल। जो कोबाल्ट था वो उसको पहले रख दिया था निकल से, हैविंग एन जिसका कि एटॉमिक मास था 58.71। इसका क्या वजह थी, क्यों ऐसा किया उन्होंने? कोबाल्ट को पहले क्यों रखा बताइए।
कोबाल्ट को पहले रखने का ये मतलब था क्योंकि जो कोबाल्ट था वो प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, उसको आपने रखा था रोडियम एंड इरिडियम के ग्रुप में, रोडियम और इरिडियम के ग्रुप में इसको रखा था आपने कोबाल्ट को। और कोबाल्ट जो है क्योंकि इनके साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाता था रोडियम और इरिडियम के, तो इसलिए इन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया। और निकल को पहले बाद में रखने का क्या मतलब था, निकल को किस ग्रुप, कौन से एलिमेंट के साथ रखा गया, निकल को रखा गया था पैलेडियम के साथ, पैलेडियम के साथ रखा निकल को इन्होंने, एंड इन्होंने रखा था प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ इन्होंने रखा था निकल को, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी निकल की वो इनके बराबर थी। तो उन्होंने ना ये नहीं देखा सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास, उन्होंने ये भी देखा कि किसके साथ मुझे प्रॉपर्टीज मैच करानी है, अदरवाइज मेरा तो पूरा का पूरा खेल खराब हो जाएगा। मैंने तो ये बोला है कि अगर मैं सभी को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करूं तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लेकिन कोबाल्ट की तो प्रॉपर्टीज मिल रही है आपकी रोडियम एंड इरिडियम से, एंड निकल की प्रॉपर्टीज मिल रही है पैलेडियम एंड प्लेटिनम से। तो मैं निकल को पैलेडियम और प्लेटिनम के ग्रुप में रख देता हूँ और कोबाल्ट को मैं पहला जो रोडियम और इरिडियम है उनके ग्रुप में रख देता हूँ, या फिर रख देती हूँ, रख देता ही हूँ। ऑब्वियसली मेंडलीव ने यही सोचा होगा। नाउ 31st क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि हाइड्रोजन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन, बच्चे कहेंगे कि मैम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे रखा जाए, तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि कोबाल्ट को पहले रखने का यही वजह था कि कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो रोडियम और इरिडियम से मैच करती थी, और जो निकल की प्रॉपर्टी थी वो पैलेडियम और प्लैटिनम से मैच करती थी, इस वजह से उसको पहले रखा गया। नाउ इफ यू डू नॉट नो कि रोडियम और इरिडियम की स्पेलिंग क्या है और तुम इतने आलसी हो कि तुम उसको दोबारा देखना नहीं चाहते, तो मैं इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, RHODIUM। रोडियम इज द स्पेलिंग ऑफ RH, एंड इरिडियम की स्पेलिंग है IRIDIUM, इरिडियम के साथ। एंड पैलेडियम की मैंने PALLADIUM रखी है और प्लैटिनम की PLATINUM लिखी है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसको सबसे यूनिक पोजीशन दी जाती है पीरियोडिक टेबल में, क्यों दी जाती है, वजह बताओ। बहुत सारी वजह है कि हाइड्रोजन को यूनिक पोजीशन दी जाती है। हाइड्रोजन को रखा जाता है मेटल के ऊपर, लेकिन वो होता है नॉन मेटल। कई पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ना तो मेटल के ऊपर रखा जाता है ना तो नॉन मेटल के ऊपर रखा जाता है, यहाँ पे बीचों बीच सजा दिया जाता है। क्या वजह है, तो इसके 4 रीजंस मैं आपको बताऊंगी, चारों रीजंस, 3 रीजंस बताऊंगी एक्चुअली, तीनों रीजंस आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है कि जो उसका वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है एल्काली मेटल की तरह। जब आप उसको रखते हो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 1, तो इसकी वैलेंसी इज ऑल्सो 1। तो ये क्या है, ये आपका एल्काली मेटल की तरह होता है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वजह है कि इसको आप एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो बेस्ड एटॉमिक नंबर पे है ना, वो प्रॉपर्टीज पे नहीं बेस्ड है, वो मास पे नहीं बेस्ड है, वो इसी चीज पे बेस्ड है कि एटॉमिक नंबर किसका है। तो पहली वजह है कि इसकी वजह से इसको एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसको एल्काली मेटल ग्रुप में रखा गया है, एल्काली मेटल ग्रुप में, ये लिख दीजिएगा, बिकॉज इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 1 वैलेंसी, सो दैट इज व्हाई इट इज केप्ट इन एल्काली मेटल ग्रुप विच ऑल्सो हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रीजन क्या है कि इसकी यूनिक होने का, कि जो हाइड्रोजन और जो हेलोजन है, जो हाइड्रोजन है और जो हेलोजन है, हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, हेलोजन है। हेलोजन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। सिमिलरली हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक पूरा कंप्लीट होने के लिए। वो उसको भी तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन काफी रहेंगे ना। आउटर मोस्ट में अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और दे दोगे, पहले शेल में, के शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। तो बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन नीड just 1 electron to be complete। ठीक है, इन दोनों को एक ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो हेलोजन से भी मिलती है, देयरफॉर जो इनकी प्रॉपर्टीज है ये हेलोजन से भी मिलती है, एंड इसलिए इनको ग्रुप नंबर 17 पे भी रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी तो भाई हेलोजन से ही मिल रही है। इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी चाहे भले ही +1 हो, लेकिन है तो चाहिए तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन ना। और इसी तरीके से आपके फ्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, +1 नहीं -1। ये दोनों काम कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो इसलिए इसको हेलोजन में भी रख सकते हैं। तीसरा रीजन है कि जो हेलोजन है, जो हाइड्रोजन है, वो सब कुछ अलग प्रॉपर्टीज बताता है। क्या प्रॉपर्टीज बनाता है, इसका ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड को कहा जाता है वाटर। एंड जो वाटर है, जो इसकी ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल होता है नेचर में।
ना तो ये एसिडिक होता है ना तो ये बेसिक होता है। एंड जबकि जो अगर ये मेटल होता तो ये कैसी ऑक्साइड बनाता, अगर ये मेटल होता तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाता, और अगर ये नॉन मेटल होता तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता। लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्साइड ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है, इसकी ऑक्साइड न्यूट्रल है भाई। ये भी इसकी वजह है इसकी यूनिकनेस होने की। यानी कि इसको हेलोजन में भी रखा जा सकता है, इसको मेटल में भी रखा जा सकता है। हेलोजन इज अ नॉन मेटल, इसलिए इसको नॉन मेटल भी कंसीडर किया जाता है। एंड हाइड्रोजन की ऑक्साइड ना तो एसिडिक वाली है ना तो बेसिक वाली है, ना तो ये फिर मेटल है ना तो ये नॉन मेटल है। तो ये सभी वजह है हाइड्रोजन एक यूनिक क्यों है, यूनिक क्यों माना जाता है और उसको एक यूनिक पोजीशन क्यों दी जाती है। 32 क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम द एलिमेंट प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। नाउ मेंडलीव एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई, तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ ऐसे सिलिकॉन के नीचे, एंड मैं एक जगह छोड़ देता हूँ एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है। और ये जगह मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ये जगह मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा एक ना एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जिनकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन जैसी होगी, ये जो मैंने एका सिलिकॉन रखा है, और दूसरा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। मेरे पास एक ऐसा मिलेगी जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, और एक ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी। और उन्होंने उसके वेट के बारे में बताया कि इनका जो मास होगा ना वो इसके अराउंड होगा, इसके अराउंड इसका मास होगा। नाउ जब देखा गया, जब ये ऐसे आइडेंटिफाई किए गए, तो एका सिलिकॉन पाया गया जर्मेनियम को कहा इन्होंने एका सिलिकॉन। अभी आपको पता है सिलिकॉन भी नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन भी मेटलॉइड होता है, एंड जर्मेनियम भी मेटलॉइड होता है, दोनों सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। दूसरा इसको क्या मिला, एका एल्यूमिनियम क्या था, एका एल्यूमिनियम था गैलियम। एका एल्यूमिनियम क्या था, एका एल्यूमिनियम था गैलियम। तो दो इनको मिले जर्मेनियम और गैलियम, और जब इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई तो इनकी प्रॉपर्टीज सच में इनके जैसी थी। ये कौन से ग्रुप में प्लेस किया गया, जर्मेनियम को प्लेस किया गया आपके ग्रुप नंबर 4 में, एंड दूसरा आपका जो था इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर, गैलियम इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 3। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर है ये, हमारी पीरियोडिक टेबल का नहीं। हमारी पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 14 में है और ये ग्रुप नंबर आपका 13 में है, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 में था और ये ग्रुप नंबर 3 में था। इफ यू विश टू चेक इट यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पीरियोडिक टेबल आपकी। राइट हियर वी हैव एल्यूमिनियम के नीचे ही गैलियम है और सिलिकॉन के नीचे ही जर्मेनियम है। आपने देखा इधर ग्रुप नंबर 14 एंड दिस जो एल्यूमिनियम है और जो आपका गैलियम है ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में, एंड ये जो आपका सिलिकॉन है और ये जो जर्मेनियम है ये आपका आता है मेटलॉइड्स में। इनका आपका पर्पल सा कलर दिख रहा है जो, सो दीज आर दी they both have the similar properties। इनका जो वेट है, जो गैलियम का उन्होंने गेस किया था वो उन्होंने ऐसा ही गेस किया था 69 के अराउंड, और एग्जैक्ट सेम इनका वेट भी आया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ आई फॉरगॉट ऑन विच क्वेश्चन आई वाज, 32 नंबर के क्वेश्चन पे थे, दिख नहीं रहा था, इतना छोटा छोटा था। तो दिस इज हाउ। एंड अच्छा आपको लिखना है इनके फॉर्मूला, इनके क्लोराइड का। आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम है, ये ग्रुप नंबर 13 में है और गैलियम भी ग्रुप नंबर 13 में है। तो ग्रुप नंबर 13 से क्या पता चल रहा है कि इनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3। अगर इसकी वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, गैलियम की वैलेंसी है +3, तो इनका जो आप क्लोराइड बनाओगे, क्लोराइड में क्या होता है, कोई भी चीज के अगर आप कंपाउंड बनाते हो तो क्या होती है, वैलेंसी क्रॉस हो जाती है। तो गैलियम के साथ आप लगा दो एक तो लगाते नहीं है, तो क्लोरीन के साथ आप लगा दो 3, तो इनकी क्लोराइड क्या हो जाएगी GaCl3। एंड जर्मेनियम का वैलेंसी क्या होगी, जर्मेनियम की वैलेंसी होगी +4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। वैलेंसी विल गेट क्रॉस्ड एंड देन
GeCl4 विल बी द आंसर, जर्मेनियम क्लोराइड। ठीक है गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया है ना, ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो बचता नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल आप लोगों को बचाना पड़ेगा। नाउ 3 एलिमेंट्स A, B and C have 3, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। ये 3 एलिमेंट्स है जिनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, इन देयर आउटर मोस्ट शेल आगे लिखा हुआ है, ठीक है। वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं ना उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाउ गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर बताओ कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो गिव देयर वैलेंसीज, इनके वैलेंसीज भी बता दो। देखो, ग्रुप नंबर बताने की एक ही ट्रिक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर दिया हुआ तो उसमें अगर 2 से ज्यादा है, अगर 1 या 2 है तो वो 1 या 2 ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन 1 या 2 से ज्यादा है तो उसमें क्या करो आप, उसमें आप प्लस कर दो 10, आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 20 तक ये 20 तक ही चलता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। नाउ आपको पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 है, तो इसको कैसे आप करोगे, आप इसको कर दो 3 + 10 = 13, तो ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है आपका जो A है। B में कितने आउटर मोस्ट में 4 है, 4 + 10 = 14, 14 से बिलोंग करता है। और C है आपके पास 2, तो ये ग्रुप 2 से ही बिलोंग करता है, क्योंकि 1 या 2 वाले ग्रुप 2 से ही बिलोंग करते हैं। नाउ गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या ग्रुप नंबर है आपको पता चल गया। गिव देयर वैलेंसीज, वैलेंसी तो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही पता लग जाती है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसने ही उसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी 3 ही होगी, इसकी वैलेंसी 4 है क्योंकि ये 4 गेन करेगा 4 लूज करेगा, इसकी वैलेंसी 2 ही होगी। तो इनकी वैलेंसी पता करना तो वैसे वेरी इजी, अगर 4 से कम होता है तो जितना नंबर है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। गेटिंग इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइज? अच्छा आपको आइडेंटिफाई भी अगर करना होगा ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 13 है वो क्या एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 13 नहीं है, इसका ग्रुप नंबर 13 है। तो ग्रुप नंबर 13 से कौन कौन बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं बोरोन, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं एल्यूमिनियम, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं, अभी आपने पढ़ा, गैलियम एंड इंडियम एंड टेल्यूरियम। ये किससे? ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं ना। ग्रुप नंबर 14 से कौन कौन बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं आपका बेरियम, ओके, एंड आपका बिलोंग करता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका बिलोंग करता है एसएन यानी कि आपका जो टिन है, एंड पीबी जो कि आपका लेड है, ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं। एंड देन आपका ग्रुप नंबर 2 से कौन कौन बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 2 से आपका ये हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, और सॉरी ये बीई है, छोटा बी है, बीई बड़ा है, बेरिलियम। एंड ये हो सकता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड नाउ इनका आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। लेट अस जस्ट चेक इट आउट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज आपको इनके नाम भी याद होने ज़रूरी हैं। नाउ ये है ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एंड ग्रुप नंबर 13 से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम एंड थेलियम भी बोलते हैं उनको। ग्रुप नंबर 14 से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड दैट इज ये नहीं है ग्रुप नंबर 13 का, इसमें ये नहीं इंक्लूडेड था, लेड तक काफी था, ठीक है, बिकॉज दीज आर दी अननोन एलिमेंट, तो इनको आप नहीं बोलो कुछ भी। ना चलिए मूव करते हैं आपके 34th नंबर क्वेश्चन पे एंड देन ओके, इन एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, if an element x is placed in a group 14, एक एलिमेंट है x, अगर उसको ग्रुप नंबर 14 में प्लेस किया गया है, what will be the formula and the nature of bonding of its chloride, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी क्लोराइड के साथ। अगर ग्रुप नंबर 14 में है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4 होती है। 10 माइनस कर दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा।
अगर ये ग्रुप नंबर 14 में है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। अगर ऊपर 4 है तो क्लोरीन के साथ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये X है और ये Cl है, इसके पास +4 है, इसके पास -1 है, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, XCl4। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और किस तरीके की बॉन्डिंग है आपको पता है कि ये होता है मेटलॉइड्स होता है जो ग्रुप नंबर 14 में होता है मोस्टली। लेकिन अगर इसको आप क्या लेते हैं, इसको आप नॉन मेटल्स भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। एज देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो इट मस्ट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज 4 नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जरूरी नहीं है, तो ना तो ये डोनेट करेगा ना तो ये गेन करेगा। ये करेगा क्या, शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, जो जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो देते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना प्रेफर करते हैं। तो जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये चारों की 4 अपने क्लोरीन के साथ, 4 क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बना रहा है कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब ही यही होता है शेयरिंग वाली बॉन्डिंग। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड और सम अदर बॉन्ड। सो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे इनके साथ, ठीक है। 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। And it is saying that compare the radii of 2 species X and Y, give reason for your answer। X और Y 2 species है और इनकी रेडियाई को बताओ क्या किसकी ज्यादा होगी। X has 12 प्रोटोन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। X के पास प्रोटोन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, एंड Y के पास 12 प्रोटोन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है कि किसकी रेडियाई कैसी होगी, किसकी रेडियाई ज्यादा होगी, किसकी रेडियाई कम होगी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, वो प्रोटॉन की तरफ आने के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं। अभी इसी वीडियो में मैंने पहले बताया कि कैसे साइज घटता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट शेल में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कम है, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन नहीं लूज करते हैं कभी भी कोई एलिमेंट, तभी ना कभी भी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसको कैसे लिख देते हो, सोडियम प्लस, यानी कि उसके पास अभी एक प्रोटॉन फालतू है। प्लस लगाने का यही मतलब होता है, नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि उसके पास अभी जितना प्रोटॉन है उसके मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हमेशा जो एलिमेंट होते हैं उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो आयंस है, तो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा प्रोटॉन ज्यादा हो गया, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन कम हो गया। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी तो आप उसको पॉजिटिव लगाते हो, यानी कि अभी इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन कभी लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही लूज गेन करते हैं। अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि ये आपका है X12 12 है, यानी कि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 2। इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8, इतना ही होगा। अब आपको ये बताना है, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि साइज बड़ा किस में होगा। आपको लग रहा है कि मैम ये तो 3 शेल हो गए, ये तो 3 शेल हो गए, तो साइज इसका बड़ा होना चाहिए, बट इसका बड़ा साइज क्यों नहीं है। इसका साइज बड़ा है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ शेल्स बड़े हो गए, ठीक है। तो अभी आपको ये पता लगना था कि ठीक है, भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, लेकिन इसकी वजह से इसके शेल भी तो कम हुए, नंबर ऑफ शेल भी तो कम हुए। इसके इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसके पास 3 शेल आ गए। पहला शेल आ गया KLM, और इसके पास कितने शेल आ गए, इसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, K और L। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले अगर आप देख के पता कर देते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है Y के पास, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो दूर जाएगा, प्रोटॉन तो उसको खींच नहीं पाएगा। लेकिन जब आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा तब आपको पता चला कि नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ गया इसका, और अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा है, K और L के साथ M भी आया है, तो इसका मतलब कि ये बड़ा होगा। तो X इज बिगर इन साइज देन Y because number of shells are more, ठीक है। और आप वो डायग्राम बना के दे दीजिएगा, ठीक है।
वैसे तो क्या होता है कि आपका जो अगर कैटायन होता है वो ज्यादातर छोटा होता है न्यूट्रल एलिमेंट से ज्यादा, क्योंकि कैटायन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है वो ज्यादा होता है। कैटायन के पास कम इलेक्ट्रॉन होता है मतलब कि जो पॉजिटिव, कैटायन किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है। इसमें पॉजिटिव तो ये होना चाहिए, राइट, इसमें पॉजिटिव ये होना चाहिए, तो इसके पास कम साइज है ही। ओके, एंड वन मोर थिंग इज कि अगर कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो न्यूक्लियर जो है अपनी तरफ ज्यादा खींच भी पाएगा। बट इसमें क्या केस था ना, इसमें शेल्स का ही डिफरेंस था, तो शेल्स का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। कैटायन भी ठीक है, कैटायन भी आप बोल सकते हो कि ये कैटायन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन ज्यादा फोर्स लगाएंगे कम इलेक्ट्रॉन्स पे। ये क्या था, ये न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल में क्या हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन फोर्स लगाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे, राइट। सो ये आपका ज्यादा सही आंसर होगा। नाउ 36th क्वेश्चन इज आस्किंग यू एंड दैट इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है, 16 क्वेश्चंस कर लिए हमने। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अच्छा, पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पिछले क्वेश्चन में दो लॉजिक लग सकता है। पहला लॉजिक ये हो सकता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, एंड दूसरा लॉजिक हो सकता है कि ये कैटायन है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी कि पॉजिटिव आयन हो चुका है। अगर कोई पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन कम है, वो तो मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तब साइज छोटा होता है। तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है साथ के साथ। इसमें प्रोटॉन दोनों में बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचता है तो वो साइज ऑब्वियसली छोटा होगा। जो आप पीरियोडिक टेबल में लॉजिक लगा रहे थे, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, वो लॉजिक इधर नहीं है। इधर लॉजिक है कैटायन का और एनायन का। कैटायन होता है पॉजिटिव वाला और एनायन होता है नेगेटिव वाला। कैटायन वो होता है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है, और जब प्रोटॉन ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्वियसली खींचेगा ही खींचेगा। तो यहाँ पे कैटायन वाला भी एक आप एक लॉजिक लगा सकते थे, बिकॉज वाई इज अ कैटायन एंड कैटायन यूजुअली हैव स्मॉलर size because the nuclear force is more, आपका न्यूक्लियर फोर्स मोर है। दूसरा आप लगा सकते थे कि शेल इसमें कम है, नंबर ऑफ शेल्स। अगर हाँ, कैटायन वाला लॉजिक आप कब लगा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ जब आपके दोनों में सेम नंबर ऑफ शेल आ रहे होते। मान लो कि अगर इधर 11 इलेक्ट्रॉन होता 10 की जगह, तो भी इसमें 2 ही शेल होते, इसमें भी 2 ही शेल होते, तब आप कैटायन वाला लॉजिक लगाते कि ऑलवेज कैटायन इज लेस इन साइज, has lesser radius, ठीक है। Now last question is saying that arrange the following element in the increasing order of their atomic radii। इन एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखिए, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, दैट इज फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। नाउ इनमें नंबर ऑफ शेल सेम है, और इनमें क्या होगा ना, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 7, ठीक है। तो आप इनको देखो कि इनके शेल्स कितने हैं। इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी देख लो, लिख के देख लीजिए 2 और 1, इसको लिखो 2 और 2, इसको लिखो 2 और 7, और इसको लिखो 2 और 5। नाउ इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि इसके पास 3 ही प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कैटायन और एनायन का केस नहीं आएगा। इसमें आपको देखना है कि प्रोटॉन ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। जब आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा छोटा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि अभी इसमें कैटायन नहीं है बच्चे, ये दिस इज नॉट कैटायन और एनायन। कैटायन कब होता है, आप कहोगे कि ठीक है मैम इसमें भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन था इसके पास, तो ये ज्यादा छोटा क्यों नहीं हुआ। ये देखो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो एक जब प्रोटॉन बढ़ रहा है तब कैटायन बनाइए। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है,
इनमें इसके 3 प्रोटॉन है, इसके 4 प्रोटॉन है, इसके 9 प्रोटॉन है, इसके 7 प्रोटॉन है। प्रोटॉन सबके अलग अलग है, सबके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलेगा कि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ज्यादा आपस में करीब आते जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में सबसे बड़ा साइज होगा लिथियम का, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, वो कम अंदर की तरफ आएंगे। दूसरे नंबर का साइज होगा आपका बेरिलियम का, सॉरी Be का, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा ही खींचेगा वो अपनी तरफ, तो इतना बड़ा बेरिलियम का साइज होगा। फिर 5वें नंबर पे आएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 ही प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा अंदर की तरफ खींचा जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम। तो ये नाइट्रोजन का थोड़ा सा कम साइज होगा, और सबसे कम साइज होगा फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन के बीच में 9 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर की तरफ जाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा हंगा लगाएंगे अंदर की तरफ आने का, और इसका प्रोटॉन भी ज्यादा मजबूत है इनके कंपैरिजन में। प्रोटॉन जो फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है और नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 7 प्रोटॉन है, तो 7 प्रोटॉन के बस की नहीं इतना खींचना, 7 प्रोटॉन से ज्यादा 9 प्रोटॉन खींच लेगा, 9 प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इनका साइज किस हिसाब से रखना चाहिए था आपको, इसका साइज रखना चाहिए था लिथियम से छोटा, लिथियम सबसे बड़ा, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड उसके बाद फ्लोरीन। सिमिलरली आप इसी कॉन्सेप्ट पे इनको भी लिख सकते थे, इनको आप इनका अगर लिखोगे तो आप फिर से लिखोगे सबसे बड़ा साइज होगा इसमें, देन इसके बाद होगा आपका आयोडीन, देन आपका होगा ब्रोमीन, देन आपका होगा क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन एंड एंटीमनी। तो इस तरीके से आप इनका साइज लिख सकते हैं। सबसे बड़ा इसका साइज, क्यों इसका साइज किस चीज पे डिपेंड होता है, इसका साइज तो भाई ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, सबसे ऊपर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर देन दिस, जब नीचे जाते हैं तो शेल्स बढ़ती है, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। क्लोरीन में आपके पास आएगी 1 2 3 शेल्स, देन ब्रोमीन में आपके पास आएगी 4 सेल, फिर इसके बाद आपके पास आयोडीन में आएगी 5 सेल, देन इसमें आएगी आपके पास 6 सेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का कॉन्सेप्ट बी वाले में लगेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का कॉन्सेप्ट लगेगा ए वाले में। तो इसमें आप लिख सकते हैं एज वी मूव, आपको इतना सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक लिख दीजिएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, देन द साइज ऑफ रेडियाई, then the radii of element decreases, or when we move down in a group the size of element increases, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए साइज भी इंक्रीज होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया मेरी पुरानी वीडियोस को, थैंक्स फॉर दैट। एंड इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, उतने ही लाइक दीजिए, उतने ही शेयर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। जो भी आपको नहीं समझ में आया आज की क्लास में, प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स so that I can help you in the next video। उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। और मेरी वीडियो रोज आती है 4 बजे, आई कम लाइव ऑन दिस चैनल एवरी डे एट 4 PM। और मुझे आप अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हैं, मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल क्लासेस हर स्टूडेंट के लिए फ्री होती है, वहाँ पे आप इनकी क्विजेस दे सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए बेटर परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।